नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टोरी पॉइंट चैनल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें। वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। रंग बिरंगी लाइटों से और लोगों से खचाखच भरा एक एरिया जहां पर हर किसी का चेहरा खुशी से झलक रहा था, भले ही वो खुशी झूठी क्यों ना हो। रात के तकरीबन 1 बजे, जहां पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, वहीं इस जगह पर दुनिया जहान की रौनक बिखरी हुई थी। लेकिन ये रौनक सिर्फ 4-5 घंटे की ओर थी। दिन निकलते ही यहाँ की सारी रौनक भी गायब हो जाने वाली थी। तब तो यहाँ पर किसी इंसान का आना बिन मौसम बरसात आने जैसा होगा, और कोई दिन में यहाँ आएगा भी क्यों? क्योंकि दिन में इज्जतदार लोगों के लिए तो यहाँ आना किसी पाप की तरह है। लेकिन सूरज ढलते ही वो इज्जतदार लोग शराफत का चोला छोड़कर यहाँ पर इज्जत का सौदा करने आते हैं। दिन में जो लोग इस जगह को गंदी गालियां देते हैं, शाम होते ही वो लोग यहाँ अपने गंदे रंग दिखाने आते हैं। दिन में लोग यहाँ की औरतों को गंदी गालियां देते हैं तो रात को उन्हें ही अपने जिस्म की भूख शांत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जेब में से चंद रुपए निकालकर किसी मजबूर की आबरू खरीद कर खुद को मर्द कहलाते हैं। और जब जब कोई रोकर उनके आगे खुद को छोड़ देने की भीख मांगता है या उनके दिए दर्द से कराहता है, तो ये उसे अपनी मर्दानगी की जीत समझते हैं। बेशर्मी और हैवानियत से भरे लोग यहाँ पर सेठ और साहब कहलाते हैं, तो मासूम और मजबूर वेश्या रेड लाइट एरिया इसी नाम से इस जगह को पुकारा जाता है, जहां पर खरीदने वाला इज्जतदार और बेचने वाला बेशर्म कहलाता है। इज्जतदार मर्द पैसे देकर अपने लिए कुछ पलों का सुख खरीदते हैं, लेकिन ये कुछ पल किसी इंसान को कितना दर्द, कितनी तकलीफ देते हैं। उस हर एक पल में वो इंसान कितनी मौतें मरा होगा, ये उन्हें बिल्कुल महसूस नहीं होता। जब जब दर्द की चीखें इन सो कॉल्ड मर्दों के कानों में गूंजती हैं, तो इन्हें अपनी मर्दानगी पर गर्व महसूस होता है। अनगिनत कमरों को अपने अंदर समाये बाहर से एक महल जैसी दिखने वाली इमारत के बीचों बीच आंगन में एक लड़की दर्द से कराह रही थी। उसकी चीखें उस इमारत के हर एक कोने में गूंज रही थीं। वो लड़की अपने हाथ जोड़े जमीन पर अधमरी हालत में बैठी थी और सामने वाले से बस खुद को जान से मार देने की भीख मांग रही थी। उसे इतना ज्यादा दर्द दिया जा रहा था कि अब दर्द सहते सहते दर्द होना ही बंद हो रहा था। आंसू इतने ज्यादा बह चुके थे कि अब आंखों ने भी और आंसू बहाने से जवाब दे दिया था। एक लड़की दूर से दौड़ती हुई उस लड़की के पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में थामे बोली, ए अति प्लीज मान जाना, ये लोग तुझे कहीं भी नहीं जाने देंगे। क्यों इतना दर्द बर्दाश्त कर रही है? अगर इन लोगों की बात मान लेगी तो कम से कम जान तो बच जाएगी तेरी। मैं जानती हूं इनकी बात मान लेने से भी दर्द होगा, लेकिन शायद हमारी किस्मत में लिखा ही सिर्फ दर्द है, और इस दर्द को सहने के अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं। अतिमात्र 17 साल की लड़की बेहद जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी थी। उसने उस लड़की खुशबू की बात सुन आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा, जहां पर एक औरत हाथों में चमड़े की बेल्ट लिए खड़ी थी और उसके साथ ही 2 लोग और खड़े थे जिनके हाथों में भारी डंडे थे। क्या हुआ, थक गए क्या आप लोग? लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं थकी, वो धीरे धीरे अटक अटक कर उन लोगों को देखते हुए बोली। होठों के किनारे बिल्कुल फटे हुए थे, जिनमें से खून रिस रहा था, और चेहरे को छोड़ जिस्म का हर एक अंग खरोंचों और घावों से भरा हुआ था। उसकी बात सुन सामने खड़ी मोटी सी महिला, जिसका जिस्म पूरा गहनों से लदा हुआ था, उसने वो बेल्ट वहीं पर फेंकी और उस लड़की की तरफ बढ़कर उसके बाल नोच लिए। एक दर्द भरी सिसकी उस लड़की को हो रही तकलीफ को बयान कर गए। कितने बेशर्म लड़की है तू, तुझे पीट पटकर हम थक गए, लेकिन तू है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही। खुद की आबरू बचाने वाले बेशर्म हो गए और उन्हें लूटने वाले इज्जतदार। अति ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। पूरा चेहरा दर्द से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में अभी भी ना झुकने की जिद थी। वो औरत उसकी बात सुनकर व्यंग से मुस्कुराई और उसके बाल और भी ज्यादा खींचते हुए बोली, बहुत जिद्दी है ना तू, कोई बात नहीं, तेरी ये जिद भी टूटेगी और तेरी इस इज्जत को भी मैं भरी महफिल में नीलाम करूंगी। देखते हैं तू और कितना खुद को बचा पाएगी। इतना कहकर ही उन्होंने उसे जोर से धक्का दे दिया तो अति एक बार फिर से जमीन पर गिर गई। जश्न सिंह शेखावत, ये नाम सुनकर ही कालिंदी ने पलटकर पीछे देखा। जश्न सिंह शेखावत आ चुके हैं।
पीछे खड़े एक लड़के ने कहा तो वो जल्दी से दो लड़कों को अति की तरफ इशारा कर वहां से बाहर आने के लिए बढ़ गई। उसके जाने के बाद उन दो लड़कों मनोज और सुरेश ने अति को पैर से हिलाकर देखा। उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो उन्होंने उसके चेहरे पर आए बाल हटाकर देखा, एकदम चांद सा चेहरा, लेकिन इस चांद पर कोई भी दाग नहीं। आंखें बंद किए वो बेहोश हो चुकी थी। उसे बेहोश देख उन दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़कर उसे घसीटना शुरू किया और अंदर कमरे की तरफ ले गए। आइए आइए, जश्न सिंह शेखावत जी, हमारी नगरी में आपका स्वागत है। कालिंदी ने उस कमरे में अंदर आते हुए कहा, जहां पर सामने सोफे पर एक तकरीबन 27 से 28 साल का लड़का बैठा था। उसकी बात सुनकर भी जश्न ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एकदम गंभीर होकर बैठा रहा। उसके बैठने का सलीका, उसके चेहरे का रौब बता रहे थे कि शायद ही वो इंसान किसी से बात भी करता हो। लगता है आज भी आपका मूड ठीक नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपके मूड को ठीक करने का सारा बंदोबस्त मैंने कर रखा है। कालिंदी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोली, जा शेखर, इन्हें ऊपर 101 नंबर कमरे में ले जा। आज इनकी तबीयत और दिल दोनों खुश हो जाएगा। कालिंदी ने सामने खड़े अपने आदमी शेखर से कहा तो जश्न सिंह शेखावत भी अपनी जगह से उठा। दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ चले गए। शेखर ने जाकर 101 नंबर कमरे का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुलने पर सामने एक 21-22 साल की लड़की लाल रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। चेहरे पर हल्का मेकअप और होठों पर एक मुस्कान सजाए उसने उनकी तरफ देखा, लेकिन जश्न सिंह शेखावत को देख उसकी मुस्कान लंबी हो गई। शेखर के जाने के बाद जश्न अंदर आया तो वो लड़की भी दरवाजा बंद कर उसके पीछे पीछे आई। जश्न के कमरे में आ जाने के बाद उस लड़की शैली ने दरवाजा बंद किया और आकर बेड पर बैठ गई। जश्न भी आया और बेड पर उसके करीब आकर बैठ गया। उसे देखते हुए शैली ने अपने सीने पर ओढ़ा हुआ अपना पल्लू नीचे कर दिया और टेबल पर जग रहा लैंप भी बंद कर दिया। खा ले खाना, वरना भूखी मर जाएगी। अपनी जान बचानी है तो बाजी का कहना मान ले, वरना जान से तो जाएगी। लेकिन जो तड़प वो तुझे मौत से पहले देंगी, उसे बर्दाश्त करना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सुरेश ने अति को देखते हुए कहा, जो जमीन पर लेटी हुई थी। हाथों पैरों से सब जगह से खून बह रहा था। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और होंठ प्यास के कारण सूख चुके थे, लेकिन उसे यहां का पानी पीना भी गवारा नहीं था। जान जाती है तो जाए, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग वो बिल्कुल नहीं लगने देगी। तभी उस कमरे में शेखर आया। उसने पहले एक नजर अति को देखा और फिर सुरेश की तरफ देखते हुए बोला, अभी भी खाना नहीं खाया इसने, जैसे मर्जी कर, लेकिन इसके मुंह में खाना ठूंस। कल से भूखी है ये, याद रहे इसे सिर्फ तड़पाना है लेकिन मरने नहीं देना। बाजी को सबसे प्यारा अपना धंधा है, धंधा में नुकसान उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। यार पता नहीं साली किस मिट्टी की बनी है, हर तरह से कोशिश कर ली लेकिन साली मान ही नहीं रही। मन तो करता है गला दबा दूं इसका और सारा झंझट ही खत्म। साला कल से इसने जीना हराम कर रखा है, सुरेश झल्लाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर शेखर आगे बढ़ा और खाने की प्लेट अपने हाथों में लेकर अति के पास नीचे जमीन पर पैरों के बाहर बैठ गया। खड़ा कर इसे, वो चिल्लाते हुए बोला तो सुरेश ने जल्दी से अति को कंधों से खींचकर मुश्किल से बिठाया, लेकिन उसमें बैठने की भी हिम्मत नहीं थी। होती भी कैसे, कल से उसने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। शेखर ने उसके गाल को 2-3 बार थपथपाया तो उसने अपनी आंखें खोली। देख, आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप अपने आप ही ये खाना खा ले, वरना अब तक तो तूने सिर्फ हमारी जबरदस्ती देखी है। हमारी हैवानियत देखेगी तो तेरी आत्मा भी कांप जाएगी और फिर ये खाना तुझे नसीब भी नहीं होगा। शेखर ने अपने दांत पीसते हुए कहा तो अति के दर्द भरे चेहरे पर भी व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। अखिलेश जी पर उसने उस खाने पर थूक दिया और बोली, ये खाना नहीं है, ये हराम का खाना है और इसे सिर्फ तुझ जैसे हरामी ही खा सकते हैं। उसकी इस हरकत पर शेखर गुस्से से कांप गया। उसने थाली एक तरफ फेंकी और अति के बाल खींचते हुए एक के बाद एक कई थप्पड़ उसने उसके चेहरे पर जड़ दिए। अति की दर्द भरी सिसकियां निकलती रही। छोड़ो शेखर भाई, छोड़ो, जान चली जाएगी इसकी, और अगर इसे कुछ हुआ तो बाजी हमारी जान ले लेगी। सुरेश ने शेखर को अति से दूर करते हुए कहा तो शेखर ने जोर से अति को धक्का दिया और वहां से खड़ा हो गया। मरण दे साली को, जब सारी रात यूं ही दर्द और भूख से तड़पती रहेगी तो अक्ल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी, शेखर ने कहा और उस कमरे से बाहर आ गया।
रात का अंधेरा खत्म हुआ तो सूरज की किरणों ने उस जगह पर रोशनी की चादर फैला दी, लेकिन बदला हुआ वक्त भी अति की किस्मत नहीं बदल पाया। पूरी रात दर्द से तड़पते रहने के बाद सुबह होते ही एक बार फिर उस पर यातनाएं शुरू कर दी गई। पहले उसे घाव दिया जाता और फिर उस घाव पर ही और घाव दिया जाता, लेकिन एक 17 साल की लड़की का जिस्म दर्द कहाँ तक बर्दाश्त करता। आखिर उन जालिमों की जीत हुई और अति दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो गई। दर्द से कराहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वहीं दूसरी तरफ शैली ने अपनी आंखें खोली और खुद को देखा जैसे वो कल रात बेड पर बैठी थी। वो अभी भी उसी हालत में ही थी, लेकिन यूं ही बैठे बैठे नींद में उसने कब अपनी पीठ पेट की टेक से सटा ली, उसे नहीं पता। याद करने पर उसे याद आया कि कैसे कल उसने अपने सीने से दुपट्टा गिराया और लैंप बंद किया, लेकिन अगले ही पल जश्न ने उठकर वो लैंप फिर से जगा दिया और उसका दुपट्टा भी उसे ओढ़ा दिया। शैली उसे हैरानी से देखती रही, लेकिन जश्न ने ना ही उससे कुछ कहा और ना ही उसकी तरफ देखा। बस चुपचाप आकर उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ वक्त तो शैली उसे देखती रही, लेकिन फिर नींद आंखों में अपना घर बसाने लगी तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अब सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो जश्न अभी भी उसकी गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और कल रात की तरह आज भी उसकी आंखें खुली हुई थीं। शैली ने आंखें बड़ी कर उसे देखा, क्योंकि उसकी नींद से भरी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात उसने अपनी पलकें भी ना झपकाई हो। साहब, आपने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अब तो आपका वक्त भी पूरा हो गया। आपके सारे पैसे वेस्ट हो गए, जन्नत की सैर करा देती मैं आपको, लेकिन आपने तो कुछ डिमांड ही नहीं की। खैर, अब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको बाजी को एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। बता रही हूं, बहुत खुश कर सकती हूं मैं आपको, शैली ने कहा और उसका सिर अपनी गोद से हटाकर खड़ी हो गई। उसकी बात सुन जश्न ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और बेड पर से खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब में से पैसे निकाले और बेड के साथ रखी टेबल पर रख दिए। उसे पैसे टेबल पर रखते देख शैली जल्दी से बोली, कल रात के पैसे आप पहले ही दे चुके हैं साहब, और अब अगर आपका मूड है तो पहले आपको ये पैसे बाजी को देने होंगे। लेकिन उसके कहते कहते ही जश्न पैसे रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। खुशियों की तो अब मेरी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं, बस सुकून तलाश रहा हूं थोड़ा, पर शायद वो भी अब नहीं मेरे हिस्से में, जश्न ने बिना पलटे ही कहा और वहां से बाहर चला गया। शैली बस उसे जाते देखती रही। जश्न उस कोठे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया, जहां उसका ड्राइवर पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। शैली को तो उसकी बातें और उसका रवैया दोनों ही समझ नहीं आया था, इसलिए बिना उसकी तरफ ध्यान दिए तैयार होने लगी। यूं तो दिन में वहां पर लोगों का आना जाना कम होता था, लेकिन बाजी का ऑर्डर था कि हर लड़की हर वक्त कस्टमर के लिए तैयार रहे। डॉक्टर ने अति को इंजेक्शन लगाया और ग्लूकोज की ड्रिप्स भी लगाई। इसे कुछ खिलाइए माई जी, वरना सिर्फ बेहोश ही नहीं मर भी जाएगी ये। और एक बात आपको बता दूं, इसके मरने से आपके धंधे को बहुत नुकसान होगा। शक्ल देखिए इसकी, कोई भी रईस ज्यादा इसकी शक्ल पर अपनी दौलत को क्या जान भी वार दे। सोने की चिड़िया है ये आपके लिए, डॉक्टर ने बेशर्मी से हंसते हुए कालिंदी की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुन कालिंदी अपनी जगह से उठी और बोली, तू फिक्र मत कर डॉक्टर, इस कच्ची कली के पूरे 5 लाख दिए हैं मैंने, और जब तक इससे 50 लाख नहीं वसूल लेती तब तक इसे मरने भी नहीं दूंगी। ये बात तो पक्की है कि आज ये लड़की खाना खाए या ना खाए, लेकिन धंधे पर तो जरूर बैठेगी, और कालिंदी अपनी बातों की खरी है। जश्न जैसे ही अपने बंगले में दाखिल हुआ, एक एक कर नौकर बारी बारी से उसके सामने आने लगे। किसी के हाथों में चाय का कप था तो किसी के हाथों में कॉफी, कोई नाश्ता लिए खड़ा था तो कोई उसकी पसंद की अलग अलग चीजें। लेकिन जश्न ने एक नजर उठाकर किसी की तरफ देखा भी नहीं। वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन सीढ़ियों पर उसके कदम रुक गए, क्योंकि सीढ़ियों से 60 से 65 साल की एक महिला नीचे उतर रही थी। उस महिला के सामने आते ही जश्न ने झुककर उनके पैर छुए और फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन उस महिला ने उसे पीछे से रोका और बोली, आज भी रात बाहर बिताकर आए हो, कब तक चलेगा ये सब? न दिन में घर आते हो न रात में, पूरे 2 साल से देख रहे हैं तुम्हें, आखिर कब तक यूं ही अपनी जिंदगी काटते रहोगे? उनकी बात सुन जश्न फिर से उनकी तरफ पलटा और बोला, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है माँ, मुझे सिर्फ जिंदगी काटनी है जो यूं ही कट जाएगी। पर हम तुम्हें जीते हुए देखना चाहते हैं कि जैसे सब लोग अपनी जिंदगी खुशियों से बिताते हैं
जैसे तुम भी खुश रहो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। कब तक एक इंसान के लिए खुशियों से मुंह मोड़े रखोगे? वो इंसान नहीं मेरी जिंदगी थी माँ, बस वो गई तो जिंदगी साथ ही चली गई। इस जिस्म में तो सिर्फ सांसें हैं जो चल रही है, ये भी जब पूरी हो जाएंगी तो सब खत्म हो जाएगा, जश्न ने कहा और फिर उनकी कोई बात सुने बिना ही जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ गया। रोहिणी जी उसे जाते देखती रह गई। उनकी आंखें हल्की नम थीं। तुम्हारी इस बेरंग जिंदगी की जिम्मेदार हम ही हैं। कभी कभी तो सोचते हैं कि काश हम उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी में लाए ही ना होते, उन्होंने मन ही मन कहा। जश्न अपने कमरे के बाहर आया तो उसने अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला। उसके कमरे में किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। अंदर आते ही एक पल के लिए उसकी नजरें उस कमरे की दीवारों पर ठहर गई। सारी दीवारें एक ही लड़की की तस्वीरों से भरी हुई थीं। हर एक तस्वीर खूबसूरती का आईना और खुशियों की मिसाल लगती थी। उन तस्वीरों को कुछ पल देखने के बाद वो अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। उसके घर आने की खबर सुनकर एक कमरे में आईने के सामने बैठी एक औरत खुद पर और भी ज्यादा श्रृंगार करने लगी। मेकअप से पुता हुआ चेहरा और भारी गहने पहने वो बाहर आई। उसी वक्त जश्न तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया। उसे देख उस औरत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं जेठ जी? जरा वक्त हमें भी दीजिए, हम भी आपका परिवार हैं, मनीषा ने अपने बालों को गोल गोल घुमाते हुए कहा। जश्न ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ से निकलकर वहां से जाने लगा। लेकिन मनीषा ने एक बार फिर से उसका रास्ता रोका और बोली, कम से कम 2 मिनट बैठकर हमसे बात ही कर लीजिए। हम तो सारा दिन आपका इंतजार करते रहते हैं कि कब आप घर पर आएंगे और मैं अपने दिल की बात आपसे कहूंगी। और आप हैं कि एक बार अपने मुंह से हमारा नाम तक नहीं लेते। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे कर लो, पर अफसोस मेरे लिए तो तुम्हारे पास 1 मिनट का वक्त नहीं। एक और लड़के हर्ष ने वहां आकर कहा, जो तकरीबन 24 से 25 साल का था। उसे अचानक से वहां देखकर मनीषा एकदम से सकपका गई और हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं बस आपका ही इंतजार कर रही थी। आप आ गए जिम से? मैं अभी आपके लिए नाश्ता तैयार करवाती हूं। इतना कहकर ही वो जल्दी से किचन की तरफ चली गई। भाई मनीषा की तरफ से मैं माफी। हर्ष ने जश्न से कुछ कहना चाहा, लेकिन जश्न ने एक नजर उसे देखा और बोला, 10 बजे मेरी मीटिंग है और मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी शेखावत एम्पायर की तरफ बढ़ा दी। उसके ऑफिस पहुंचते ही वहां पर हर एक शख्स को जैसे सांप सूंघ गया था। ना ही किसी की आवाज आ रही थी और ना ही वहां कोई हलचल हो रही थी। 12 मंजिली इस इमारत में ऐसा लग रहा था जैसे शायद ही कोई परिंदा भी वहां पर अपने पंख फड़फड़ाता हो। सुबह से दिन हुई, दिन से शाम और शाम से रात। हर कोई वहां पर इस तरह काम कर रहा था जैसे वो इंसान ना होकर काम करने वाली मशीन हो। लेकिन अगर इन मशीनों से गलती से भी कोई गलती हुई तो जश्न सिंह शेखावत इन मशीनों को अपनी कंपनी से क्या इस शहर से ही बाहर फेंक देगा? इस कंपनी में ही नहीं, पूरे मुंबई शहर में उसकी इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। एक बार फिर से रात में अपना अंधेरा फैलाया और तन्हाई जश्न को खाने लगी। घर जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए उसने ड्राइवर को इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी वापस से कोठे की तरफ बढ़ा दी। सर, आप हर रोज जगह पर क्यों जाते हैं? आप इज्जत वाले हैं, आपको वहां जाना शोभा नहीं देता? ड्राइवर ने डरते हुए कहा, लेकिन कहने के बाद उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। इज्जतदार वो नहीं होता जो वहां जाता है। अगर वो इतना ही इज्जतदार होता तो उसे दूसरों की इज्जत की जरूरत नहीं होती। वो बेचारी तो कुछ पैसों के लिए खुद को किसी और को सौंप देती है, लेकिन कुछ पैसे वालों को अपना सब कुछ देकर भी वो नहीं मिलता जिनकी उन्हें तलाश होती है। जश्न ने किसी सोच में डूबे हुए कहा। गाड़ी कोठे के बाहर पहुंच चुकी थी, इसलिए जश्न गाड़ी से बाहर आया और ड्राइवर को घर जाने के लिए कहा, लेकिन अपनी आदत के अनुसार ड्राइवर ने मना किया और चुपचाप गाड़ी में ही बैठ गया। ये ले, ये घुंघरू पहन ले, आज तुझे इन्हें पहन के ही नाचना है। जो तेरी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा माई, तेरी इनिंग की ओपनिंग उसी से ही करवाएगी। शैली ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा और घुंघरू अति की तरफ फेंक दिए। अति ने बेबसी से एक नजर घुंघरू के जोड़े की तरफ देखा और फिर चुपचाप उनको उठाकर अपने पैरों में पहन लिया। आंखों में आंसू बह रहे थे, जिन्हें अब उसका पोंछने का भी मन नहीं था। बाहर हाल में कई नामी गिनामी हस्तियां
बड़े सेठ और रईस लोग बैठे थे, जिनकी आंखों को इंतजार था उस चिंगारी का जो उनके अंदर लगी आग को और भड़काकर शांत कर सके। उनके हाथों में महंगी दारू के जाम थे, होठों पर गंदी गालियां और आंखों में हवस। म्यूजिक बज रहे थे, लेकिन उनके लिए यह महफिल अधूरी थी, क्योंकि अभी कालिंदी की जिस खास पेशकश को वो लोग देखने आए थे वो यहां नहीं आई थी। जश्न सिंह शेखावत भी कोठे पर पहुंच चुका था, लेकिन वो अंदर कमरे में बैठा था। अरे जश्न सिंह, शेखावत जी, आप हमारी बात पर एक पर यकीन तो कीजिए। चलकर महफिल में अपने कदम तो रखिए। अगर आपके कदमों को वहां पर ठहरने के लिए मजबूर ना कर दिया तो हमारा नाम भी कालिंदी नहीं। अजी वो मजा देंगे आपको जो आपने कभी सोचा भी ना हो। कालिंदी ने बेशर्मी से मुस्कुराकर कहा और पान अपने होठों के नीचे दबा लिया। जश्न कुछ कहता उससे पहले ही शेखर वहां आया और कालिंदी की तरफ देखते हुए बोला, माई, वो लड़की अति तैयार है आने के लिए, आप इजाजत दे तो महफिल शुरू करें। कालिंदी ने एक नजर घूर कर उसे देखा और बोली, अति नहीं, आज से उस लड़की का नाम होगा कुसुम। कुसुम मतलब फूल, और आज से वो लड़की इस कोठे का सबसे हसीन फूल बनकर अपनी महक यहां बिखेरेगी। जाओ, तुम ले आओ कुसुम को अंदर। तब तक हम जश्न जी के साथ वहां पर आते हैं। आखिर इन्हें भी तो दिखाएं कि क्या चीज ढूंढ कर लाए हैं हम इनके लिए। कालिंदी ने शेखर से कहा और फिर जश्न की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अजी ऐसा फूल आए हैं जिसकी खुशबू आपको उसे खुद से अलग करने ही नहीं देगी, और उसे मसलने के लिए आप हरदम बेताब रहेंगे। वो आगे भी कुछ कहती, लेकिन उसकी बात सुनते सुनते ही जश्न अपनी जगह से उठकर अंदर हॉल में चल रही महफिल की तरफ बढ़ गया। कालिंदी ने हैरानी से उसे देखा और फिर मुस्कुराकर उसके पीछे पीछे चली आई। जश्न सिंह शेखावत उसके कोठे में चल रही महफिल की शोभा बढ़ाएगा, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो इस शहर का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेताज बादशाह था, और उसके तो कदम जहां भी जाते वो जगह सोना बन जाती। जश्न वहां आया तो वहां खड़ा ही रहा। उसके आते ही एक लड़की वहां आई जिसने पिंक कलर का लहंगा पहना था, जिसका ब्लाउज मुश्किल से उसके उभरे हुए अंगों को ढक पा रहा था, और उसका पूरा पेट और कमर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे को घूंघट ने ढका हुआ था। जश्न ने उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। कालिंदी जो उसके पीछे ही खड़ी थी, उसका हाथ पकड़कर उसे वहां बिछाए हुए गद्दों की तरफ ले गई। जश्न जिसकी नजरें उस लड़की पर टिकी हुई थीं, वो भी बेख्याली में नीचे बैठ गया। उस लड़की पर सिर्फ उसकी ही नहीं, वहां बैठे हर आदमी की नजरें टिकी हुई थीं, जिन्होंने अपने हाथों में महंगी दारू के जाम पकड़ रखे थे और जिनकी नजरों में इस वक्त सिर्फ हवस दिखाई दे रही थी। कोई उस लड़की को देखकर अपने ही होठों को काट रहा था, तो कोई उसकी पतली कमर को देखकर अपनी जीभ अपने होठों पर फिराने लगता और अपने हाथों से उसे किसी फूल की तरह मसलने का इशारा करता। जाम हाथों से पिलाकर तुम्हें मदहोश कर दूंगी। गाना बजना शुरू हुआ और साथ ही उस लड़की के पैरों में पहने घुंघरू भी खनकने शुरू हुए। जिसके जिस्म का हर एक अंग दर्द से तड़प रहा था, उसे नाचते देख सबको मजा आ रहा था। मैं तेरी सांसों में घुलकर तुम्हें मदहोश कर दूंगी। जिसकी एक कदम चलने की हिम्मत नहीं थी, वो अपने हाथों से अदाएं बिखेरती हुई गोल गोल घूम रही थी। वहां बैठा हर आदमी जो खुद को बाहरी दुनिया में नेक, इज्जतदार, नरम दिल इंसान कहलाता है, यहाँ बेशर्मी का चोला पहन उस मजबूर के थिरकते हुए कदमों के साथ थिरकते हुए जिस्म को अपनी आंखों से ही नोच रहा था। वो सब बैठे बैठे अपनी आंखों से ही उसकी आबरू को लूट रहे थे। उनमें से एक आदमी बेशर्मी से नशे में टुन्न अपनी जगह से उठा और अति की तरफ बढ़ गया। जाम हाथों से पिलाकर तुम्हें मदहोश कर दूंगी। अति अपनी आंखें बंद किए अपने दर्द को अपने होठों में जब्त किए नाच रही थी कि उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अति ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और फिर से नाचने लगी। उस आदमी ने उसे खुद से दूर जाते देख अपने जेब से पैसे निकाले और उस पर उछलने लगा। उसे देखते हुए एक आदमी और अपनी जगह से उठा और उन दोनों की तरफ बढ़ गया। वो भी अति के करीब हुआ और उसे छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन अति गोल गोल घूमते हुए उससे दूर हो गई। तो उस आदमी ने भी अपनी जेबों में से हरे हरे नोट निकाले और उसके ऊपर गिराने शुरू कर दिए। एक और आदमी अपनी जगह से उठा और नशे में लड़खड़ाता हुआ अति के पास पहुंचकर उसके घूंघट को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार अति उससे दूर हो जाती। उस पर इस तरह सब तरफ से पैसे गिरते देख कालिंदी के चेहरे पर बेशर्मी की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इन सब में जश्न का ध्यान सिर्फ उसके पैरों पर था।
जहां से शायद खून बह रहा था, क्योंकि नीचे फर्श पर हल्के हल्के लाल धब्बे बन रहे थे। उन तीनों में से एक आदमी आया और कालिंदी की तरफ नोटों की गड्डियां फेंक कर वापस अति के पास आया और उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। एक और आदमी कालिंदी के पास आया और उसने पहले वाले आदमी से भी ज्यादा रकम कालिंदी को दी और जाकर अति का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अति उन दोनों से ही अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? आप सब लोगों को ऐसी कच्ची कली फिर नहीं मिलेगी चखने को। करिए, अपनी जेब थोड़ी ढीली कीजिए और बनाइए अपनी रात को रंगीन। कालिंदी ने मुस्कुराकर सबकी तरफ देखकर कहा तो सबकी नजरें एक बार फिर से अति की तरफ चली गईं और उनकी आंखों में बसी हवस दूर से ही उसे नंगा करने लगी। आखिर में एक आदमी ने 6 लाख रुपए दिए और अति का हाथ पकड़कर उसे अलग कमरे में ले गया। फिक्र मत कीजिए, आप सब लोग, आप सब के लिए भी मैंने खास इंतजाम कर रखे हैं, कालिंदी ने कहा तो शेखर एक साथ कई लड़कियों के साथ वहां पर आया जो लाइन में खड़ी हो गई। उसी वक्त जश्न अपनी जगह से खड़ा हुआ और कालिंदी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथों में नोटों से भरा एक बैग था जो अभी अभी उसके एक आदमी ने लाकर उसे दिया था। उसने वो नोटों से भरा बैग कालिंदी के सामने खोला तो हैरानी और चमक से कालिंदी की आंखें बाहर आने को हो गईं। उस बैग में तकरीबन 50 लाख रुपए थे। लेकिन इनमें से कोई भी लड़की इतनी महंगी रकम की नहीं है साहब, ये सब तो बस 20 से 30 हजार वाली हैं, कालिंदी ने हैरानी से कहा। जश्न हल्का सा व्यंग के मुस्कुराया और बोला, मुझे इनमें से कोई चाहिए भी नहीं, मुझे वो लड़की अति चाहिए। कालिंदी हैरानी से उसे देखती रही। वहीं दूसरी तरह वो आदमी जो 6 लाख रुपए देकर अति को कमरे में लाया था, उसने कमरे में आते ही अति को बिस्तर पर पटका और अपने कपड़े उतारने लगा। जश्न 50 लाख रुपयों से भरा एक बैग लेकर कालिंदी के सामने खड़ा था, जबकि अति बिस्तर पर किसी लाश की तरह पड़ी थी। उस आदमी ने अपनी शर्ट उतारी और अति की तरफ बढ़ गया। साली, बहुत आग है तेरे में, लेकिन आज मैं तेरी इस आग को ठंडा करूंगा। तेरी इस जवानी को छकने वाला मैं पहला आदमी हूं, लेकिन आज तुझे अफसोस होगा जवान होने पर। आज सारी रात मैं तुझे किसी जाम की तरह पीऊंगा और अगर तूने मुझे खुश किया तो तुझे अपनी रखैल भी बना लूंगा। ये सब बातें सुनकर अति की सिसकियां निकल रही थीं। उसके आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। पूरे बदन में दर्द हो रहा था, लेकिन अब आत्मा भी छलनी होने जा रही थी। लाश और उसमें सिर्फ यही फर्क था कि लाशों के आंसू नहीं बहते और उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता, पर लाशों की तरह उसकी अंतरात्मा मर चुकी थी। उसका जिस्म बस एक मांस का टुकड़ा बन चुका था, जिसे कोई भी नोच सके, कोई भी खाकर खुद को संतुष्ट कर सके। वो आज इंसान से सिर्फ एक चीज बनकर रह गई थी, जिसे इस्तेमाल करने वाला जब तक मन आए तब तक इस्तेमाल करें और जब मन भर जाए तो फेंक दे। पर साहब, उस लड़की की बोली लग चुकी है और पहले ही एक आदमी उसे 6 लाख में एक रात के लिए खरीद चुका है। आप सुबह तक का इंतजार कर लीजिए, तब उस लड़की को मैं एक दिन के लिए क्या पूरे 5 दिनों के लिए आपको सौंप दूंगी। फिर जितने मजे आपको लेने हो आप ले लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इनमें से कोई पसंद कर लीजिए। ये सब भी बहुत मस्त है, जन्नत की सैर करा देंगी। कालिंदी ने जश्न को सामने खड़ी लड़कियों को एक नजर देखते हुए कहा। जश्न ने उसकी बात तो सुनी, लेकिन उन लड़कियों की तरफ एक नजर भी नहीं देखा और अपनी जेब में हाथ डाल पूरे एटीट्यूड के साथ बोला, अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो तुम्हें नर्क की सैर कराने की जिम्मेदारी मेरी। उसकी बात सुनकर ही कालिंदी के हाथ पैर कांपने लगे थे। सामने खड़े जिस शख्स ने उसे धमकी दी थी, उसकी एक आवाज पर ही न जाने कितने लोगों का नामो निशान तक मिट चुका था, तो उससे वो कैसे दुश्मनी मोल ले सकती है। उसके कोठे का उसूल था कि आज तक एक बार जिस लड़की को बुक कर लिया गया, उसकी बुकिंग कभी कैंसिल नहीं होती थी, लेकिन आज जश्न के लिए उसे अपना उसूल भी बदलना पड़ रहा था। कालिंदी के पास कोठा चलाने का लाइसेंस था, लेकिन ऐसे हजारों लाइसेंस जश्न अपनी जूती के नोक नीचे रखता है, ये बात भी वो अच्छे से जानती थी। ऐसा भी क्या है उस लड़की में साहब, जो आप उसके दीवाने हुए जा रहे हैं? यहां एक से बढ़कर एक है। आप बस हुक्म कीजिए, अगर आपका तन और मन खुश न कर दिया तो कहिएगा। कालिंदी ने फिर से उसे मनाने के लिए कहा, लेकिन इस बार जश्न ने उसे घूर कर देखा और अपनी मुट्ठियां कस ली, जिस पर शेखर जल्दी से कालिंदी के पास आया और उसके कान में कुछ बोला। माई जी, ज्यादा वक्त मत लगाइए, इसने मुट्ठी कस ली, मतलब इसका सब्र और गुस्सा दोनों ही हदें तोड़ रहा है। इससे पहले ये आंधी लाए
इसके अंदर के तूफान को शांत कर दीजिए। वो भद्दी सी शक्ल वाला आदमी अपनी शर्ट उतारे अति के ऊपर झुका हुआ था और अति पीछे की तरफ खिसक रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, वो रोते हुए बोल रही थी। उसका घूंघट अभी भी उसके चेहरे पर था, लेकिन उस आदमी की नजर उसके चेहरे पर तो थी ही नहीं। उसकी हवस से भरी नजरें तो सिर्फ उसके सीने पर थीं। बड़े नखरे हैं तेरे, तो लगता है कोई हूर की परी है तू, दिखा तेरी शक्ल तो दिखा। कहते हुए उसने उसके घूंघट को हाथ लगाया। तभी उस कमरे का दरवाजा टूटा और उस आदमी ने घूंघट को छोड़ पलटकर पीछे देखा तो जश्न सिंह शेखावत दरवाजे पर खड़ा था। उस आदमी ने पहले तो महफिल पर ध्यान दिया ही नहीं था कि वहां पर कौन कौन है। उसकी नजरें तो सिर्फ अति पर थीं। जश्न सिंह शेखावत को यहां देखकर तो वो भी हैरान था। वो भी इस शहर का नामी गिनामी बिजनेसमैन था, लेकिन जश्न सिंह शेखावत की तो जूती के बराबर भी नहीं था। अति की बढ़ती हुई सांसें एक पल के लिए तो शांत हो गई, पर वो खुद हैरान था कि ऐसे इस तरह से दरवाजा तोड़कर कौन आया। बाहर निकल यहां से, जश्न ने धीमे पर रोबदार आवाज में कहा। वो आदमी नवीन जोशी भले ही उसकी हैसियत के बराबर नहीं था, लेकिन फिर भी उसके सामने पूरी अकड़ से खड़े होते हुए बोला, आज रात के लिए खरीदा है मैंने इसे, पूरे 6 लाख दिए हैं, इसलिए आज की रात इसके साथ में ही बिता। एक झन्नाटेदार थप्पड़ ने उसका पूरा जबड़ा ही हिला दिया था। आगे के शब्द कहाँ गायब हुए उसे खुद नहीं पता। जश्न ने अपने पीछे खड़े एक आदमी को इशारा किया तो वो आदमी खींचते हुए नवीन जोशी को वहां से बाहर ले गया। तब तक थप्पड़ की आवाज सुनकर कालिंदी और शेखर भी वहां पर आ गए थे। नवीन जोशी का सूझा हुआ और लाल चेहरा ही थप्पड़ की आवाज के पीछे की कहानी बता रहे थे। अच्छा नहीं किया तुमने कालिंदी, वो लड़की आज रात के लिए मेरी थी, उसे मैंने खरीदा था। नवीन जोशी गुस्से में बोला, लेकिन कालिंदी बस सिर झुकाए उसकी बात सुनकर रह गई। आज खुद वो झूठी पड़ गई थी। इस फटे हुए स्पीकर को यहां से बाहर फेंक दो और अब कोई भी आवाज मुझे डिस्टर्ब ना करे। जश्न ने गुस्से से दरवाजे पर खड़े होकर कहा और दरवाजा बंद कर दिया। अति घबराई हुई बेड पर दीवार से लगकर बैठी हुई थी। मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं आपको वापस देकर अपनी कीमत चुका दूं, लेकिन प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। कहते हुए उसने अपने घुटने भी पूरी तरह से मोड़ लिए। तुम्हें चोट लगी है ना, तो दर्द हो रहा होगा। उसकी बातों को अनसुना कर जश्न ने कहा तो अति ने घूंघट से ही नमे सिर हिला दिया। जश्न उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो खुद में ही सिमटे जा रही थी। प्लीज दूर रहो मुझसे, प्लीज मुझे मत छूना। कहते हुए अति ने एक बार फिर से उसके आगे हाथ जोड़ लिए, लेकिन जश्न उसकी तरफ बढ़ रहा था। अति उसे अपने पास आते देख एकदम से खड़ी होने लगी, लेकिन तभी एक आह की आवाज के साथ वो नीचे बैठ गई। उसके पैरों का दर्द उसे उठने की इजाजत भी नहीं दे रहे थे। अति जश्न को खुद से दूर रहने की कह रही थी, लेकिन वो उसके करीब बढ़ रहा था। उसे अपने करीब महसूस कर अपनी आंखों से आंसू बहने तेज हो गए। डरते हुए अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे उसके पैरों पर किसी की ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। जब चोट लगी हो तो दर्द रोकने के लिए मरहम लगाई जाती है। कहते हुए जश्न ने उसके पैरों को अपने हाथों में लेकर उस पर दवाई लगानी शुरू कर दी। पैरों पर लाल लाल बहुत सारे निशान थे और कई छाले भी पड़े हुए थे, जिससे खून रिस रहा था। अति जब से यहां पर आई थी उसने अपने जिस्म पर सिर्फ घाव ही पाए थे। आज उसके घावों पर मरहम पहली बार लगाई जा रही थी। जश्न उसके दोनों पैरों को अपने हाथों में लेकर बेड पर बैठ गया था और धीरे धीरे दवाई लगा रहा था। दवाई लगाने के बाद उसने उसके पैरों को सीधा कर दिया। अति तो अपनी जगह पर बैठी सुन्न हुई उसे देखती रह गई। अभी उसने अपना घूंघट तक नहीं उठाया था। दवाई लगाने के बाद जैसे ही जश्न अपने हाथ धोने वॉशरूम की तरफ चला गया तो अति एक बार फिर से डर से कांपने लगी। अब जश्न उसके साथ क्या करेगा, ये सोच सोचकर ही उसका दिल कांप रहा था। पल पल उसकी सांस सूख रही थी और आंखें सिर्फ आंसू बहा रही थीं। जश्न बाथरूम से बाहर आया तो अति एक बार फिर से अपनी जगह पर अंदर ही अंदर सिमटने लगी। वो अपनी जगह से खड़ी होती या कुछ कहते, उससे पहले ही जश्न उसके करीब आया और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। जहां जश्न ने अपना सिर रखा था वहां उसे भंजा कर दर्द उठा। सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा जिस्म दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने सिसकी भी नहीं भरी।
और दर्द को अपने होठों के अंदर ही जब्त कर लिया तो आंसू की एक बूंद एकदम से उसकी गोद में बैठे जश्न के गाल पर गिरी। जश्न ने जब से उसकी गोद में सिर रखा था तब से उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक से गाल पर एक बूंद आंसू गिरने पर उसने अपनी आंखें खोली तो घूंघट में से अति का चेहरा हल्का हल्का दिखा और उसकी ठोड़ी पर रुके हुए आंसू भी। अति ने अपने आंसू साफ किए और हैरानी से जश्न को देखती रही। उसने अपने हाथ अपने सीने पर रख लिए। उसे लगा कि शायद वो उससे जबरदस्ती करेगा, लेकिन वो यूं ही लेटा रहा। जश्न उसे यूं देखकर एक बार फिर से उठा और कमरे में कुछ ढूंढने लगा। अति उसके उठने से एक बार फिर डर गई। उसकी हर एक सांस डर और घबराहट में लिपटी हुई थी। कुछ पल बाद जश्न फिर से वापस उसकी तरफ आया तो उसके हाथ में एक तौलिया था। उसने वो तौलिया उसके ऊपर अच्छे से लपेटा ताकि उसका सीना ढक जाए और फिर से उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। अति को तो समझ यह नहीं आ रहा था कि जश्न कर क्या रहा है। एक पल के लिए वो राहत की सांस लेती तो दूसरे ही पल डर जाती। थोड़े दिन पहले उसे अपनी किस्मत पर नाज था, लेकिन आज उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसकी आंखों के आगे अतीत का एक एक पल घूम रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते कब उसकी आंखें नींद से बोझिल हो गईं, उसे पता ही नहीं चला। दर्द और थकावट इतनी ज्यादा थी कि वो लेटी तक नहीं और यूं ही बैठे सो गई। उसके सोने के बाद जश्न ने अपनी आंखें खोली और उसकी गोद से अपना सिर हटा लिया। सुबह हुई तो एक बार फिर से दर्द से कराहते हुए अति ने अपनी आंखें खोली। वो हैरान रह गई जब उसने अपने सिर को जश्न की गोद में पाया। वो एकदम से उठकर बैठ गई। उसका घूंघट भी हट चुका था। उसने जश्न की तरफ देखा। थोड़ी थोड़ी लंबी मूछें जिन्हें ताव देकर किनारों से गोल किया हुआ था, घनी पलकें थीं, होंठ हल्के गुलाबी और थोड़े पतले, रंग गेहुआ और बदन एकदम कसा हुआ। एक कान में डायमंड स्टड पहना हुआ था। अति ने जल्दी से अपने चेहरे को घूंघट से ढका और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। ऐसा क्या जादू किया है उस चिड़िया ने उस जश्न सिंह शेखावत पर कि एक रात के लिए उसने उसके 50 लाख रुपए दे दिए। बाहर निकलकर दूसरे कमरे में जाते जाते उसने कालिंदी की बात सुनी जो शेखर से बात कर रही थी। उनकी बात सुनकर उसे हैरानी भी हुई और परेशानी भी। आखिर उस आदमी ने उसके लिए इतने पैसे क्यों दिए और इतने पैसे देने के बावजूद भी उसने उसके साथ कुछ नहीं किया, पर क्यों? सोचते सोचते वो उस कमरे में पहुंच गई थी जहां पर खुशबू बैठी थी। उसे वहां पर आपके देख ही खुशबू अपनी जगह से उठी और उसके गले लग गई। पूरी रात से वो उसके लिए परेशान थी। दर्द हो रहा होगा ना? उसके जाने के बाद जश्न की भी आंख खुली। अपनी खाली गोद को देखकर उसे समझ आ गया कि अति वहां से जा चुकी है। रात को उसके सोने के बाद उसने उसे अच्छे से लिटाकर उसका सिर अपनी गोद में रखा और पूरी रात सहलाता रहा। उसके बदन पर तो वो हाथ नहीं लगा सकता था, लेकिन कम से कम उसे एक अच्छी नींद सोने में तो मदद कर ही सकता था। आज कई दिन बाद जश्न भी थोड़ी देर के लिए सोया था। उसने अपना फोन उठाया और एक फोन मिलाकर कुछ देर बात की और फिर उस कमरे से निकलकर कालिंदी से मिलने के लिए उसकी जगह पर आया। कालिंदी उसे अपने पास आते देख मुस्कुराई और बेशर्मी से बोली, बड़ा खिला खिला चेहरा लग रहा है जनाब आपका। लगता है पूरी रात बड़ी शिद्दत से जी भरकर फूलों का रस पान किया है। जश्न ने उसकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से बाहर निकाल दी और उसके सामने रखी चेयर पर बैठकर बोला, उस लड़की को बुलाइए, बाहर गाड़ी में ड्राइवर हम दोनों का इंतजार कर रहा है। उसकी बात सुनकर पहले तो कालिंदी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। उसने चौंकते हुए जश्न की तरफ देखा और बोली, क्या कहा आपने? बाहर मेरी गाड़ी में मेरा ड्राइवर मेरा और अति का इंतजार कर रहा है। आप उसे बुलाएंगे या मैं खुद ढूंढने जाऊं? जश्न ने इस बार ऊंची आवाज में रुक रुक कर कहा ताकि कालिंदी को एक एक शब्द अच्छी तरह से सुनाई दे। शेखावत साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि सौदा सिर्फ एक रात का हुआ था, उम्र भर का नहीं। वो लड़की इस कोठे की होने वाली शान है, उसे इस कोठे में ही रहने दीजिए। जब आपका मन हो तब आइए, आपको उससे भी बढ़िया चीज दी जाएगी, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल के लिए, यहां से ले जाने के लिए नहीं। वेश्या कोठों पर रहती है, लोगों के घरों में नहीं, और उनके साथ अंधेरे भरी रातें बिताई जाती है, उजाले वाले दिन नहीं। वेश्या ये शब्द सुनकर ही जश्न की मुठ्ठियां कस चुकी थी। जैसे ही कालिंदी ने अति के लिए वैश्या शब्द का इस्तेमाल किया, जश्न की मुठ्ठियां कस गई। उसने गुस्से से कालिंदी की तरफ देखा और बोला, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराता, और
अगर 2 बार दोहराने से भी किसी को मेरी बात समझ में ना आए तो मैं उस बात और उस इंसान दोनों का वजूद खत्म कर देता हूं। देखिए शेखावत साहब, आपका रुतबा मैं अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन आप भी ये बात जान लीजिए कि कालिंदी का उसूल है, जो माल वो खरीदती है उसका बाजार भी उसके अड्डे पर होता है और उसकी बिक्री भी। आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, इसलिए कल रात मैंने आपकी बात मान ली, वरना इस धंधे का उसूल है कि एक बार जिसकी बुकिंग हो गई ना ही वो कैंसिल होती है और ना ही उसे बदला जाता है। वो लड़की अब इस कोठे की शान है और वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। 1 करोड़। अब जश्न सिंह शेखावत नहीं, उसके साथ खड़ा उसका आदमी बोला, जिसके हाथों में नोटों का बैग था। कालिंदी ने अपनी भौहें उचकाते हुए उसकी तरफ देखा। 2 करोड़, उसका आदमी आगे बोला। शैली जो वहां छिपकर उनकी बातें सुन रही थी, 2 करोड़ सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो जल्दी से अंदर अति के कमरे की तरफ भागी। अति नहाकर अभी बाथरूम में बाहर ही आई थी। कालिंदी का ऑर्डर था कि यहाँ की हर लड़की सुबह नहा धोकर सज धज कर तैयार रहे। खुशबू उसे आईने के सामने बिठाकर उसका मेकअप कर रही थी, लेकिन अति की आंखों में तो आंसू बह रहे थे, जिन्हें पोंछने की हिम्मत खुशबू में भी नहीं थी। शैली गुस्से में भटकती हुई वहां पर आई और अति का हाथ पकड़ उसे खींचकर खड़ा करते हुए बोली, मुझे पहले ही पता था, जितनी सती सावित्री तू दिखती है उतनी है नहीं। कितनी छुपा रुस्तम और चालबाज निकली तू साली। एक ही दिन में इतने बड़े कस्टमर पर हाथ साफ कर गई कि अब उसे तेरे अलावा कोई और चाहिए ही नहीं। जुबान संभाल कर बात करो, वरना मुंह तोड़ दूंगी। अति ने अपना हाथ छुड़वाते हुए उससे कहा। अगर उस जश्न सिंह शेखावत ने यहां आना छोड़ दिया तो सबसे पहले तो माई ही तेरा मुंह तोड़ देगी। साला उसने हाथ तक नहीं लगाया मुझे, और तेरे ऊपर ऐसा दीवाना हुआ कि तुझे 2 करोड़ में भी खरीदने को तैयार है। शैली ने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी बातें अति और खुशबू दोनों को हैरान कर रही थीं। मुझे ना यहां रहना है और ना ही किसी और के पास जाना है। मुझे सिर्फ यहां से बाहर जाना है, जहां तुम जैसे हैवान नहीं अच्छे इंसान रहते हैं, अति ने कहा और उसे धक्का देकर वहां से बाहर आ गई। उसके धक्का देने से शैली 1 कदम पीछे हुई और चीखते हुए बोली, साली मजे भी पूरे लेती है और नखरे भी पूरे दिखाती है। अब देख तू, मैं तेरा माई से क्या हाल करवाती हूं। 5 करोड़ सुनकर जहां माई की सांसें थम गई, वहां अति के कदम भी रुक गए, जो वहीं से गुजर रही थी। रुकिए शेखावत साहब, रुकिए। कालिंदी अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए बोली, आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जो आप इतनी ज्यादा रकम देकर उसे खरीद रहे हैं? जहां तक मैं जानती हूं, यहाँ की एक भी लड़की को आपने कभी दोबारा अपने लिए बुक नहीं किया, तो उसके साथ जिंदगी गुजारने का इरादा तो आपका होगा नहीं। और इतने बड़े बिजनेसमैन होकर आप घाटे का सौदा भी नहीं करेंगे, तो साफ साफ बताइए, बाहर कितने में बेचने का इरादा है उसे, और कौन से देश में बेच रहे हैं आप उसे? कहीं नंगी फिल्मों में? उनकी घटिया बातें सुनकर अति से अब और देर वहां नहीं रुका गया और वो दौड़कर छत की तरफ चली गई। अगर आपका इरादा ऐसा है तो भूल जाइए, क्योंकि कालिंदी उसे इस कोठे से अब कहीं नहीं जाने देगी। कालिंदी ने अपनी आगे की बात कही। जश्न अपनी जगह से उठा और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए कालिंदी को देखकर पलट गया। अब क्या हुआ शेखावत साहब, इतनी जल्दी हार मान गए? कालिंदी ने विजयी मुस्कुराहट के साथ कहा। जश्न सिंह, शेखावत को हराने के लिए तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बाप को भी 1000 जन्म लेने पड़ेंगे। जश्न ने बिना पलटे ही मुस्कुराकर कहा और अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कुराहट लंबी हो गई। एक एक कर न जाने कितने ही नकाबपोश लोग उस कोठे के अंदर एंटर हुए और अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए। देखते ही देखते जश्न को छोड़कर वहां हाल में जितने भी लोग मौजूद थे, उन सबको नकाबपोश आदमियों ने अपने घेरे में ले लिया था। कालिंदी ने जल्दी से बाहर खड़े अपने आदमियों को आवाज लगानी शुरू कर दी, लेकिन उसके किसी भी आदमी की वापसी आवाज तक उसे सुनाई नहीं दी। शेखर, मनोज, सुरेश और उसके बाकी सारे आदमी पुतलों की तरह बंधे हुए खड़े थे। जब तक तुम जैसे बेवकूफ लोग बहस कर रहे होते हो ना, तब तक तो जश्न अपनी चाल चल चुका होता है। तुम्हारे आदमी तो उसी वक्त खामोश कर दिए गए थे जब मैंने तुम्हारे सामने बैठकर बोलना शुरू किया था। पैसों का ऑफर तो सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए दिया गया था, अति को ले जाने के लिए नहीं। जश्न ने अब पलटकर उसकी तरफ देखकर कहा। तभी एक आदमी अति का हाथ पकड़कर उसके सामने लेकर आया। अति उससे अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। जश्न ने एक नजर अति की तरफ देखा।
सफेद कलर का कमीज सूट पहने कोई आसमान से उतरी हुई परी, चेहरे पर दूध सा निखार और तीखे नैन नक्श, नाक में पहनी हुई नोज रिंग जैसे दूध में आई हुई मलाई, पर आंखों में बेहिसाब आंसू। बॉस, मैं लिए आया इन्हें, उस आदमी ने कहा जिसने अति का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी जश्न ने एक खींचकर थप्पड़ उसके गाल पर दिया और बोला, आराम से लाने को कहा था, जबरदस्ती नहीं। उस आदमी ने अति का हाथ छोड़ अपने गाल पर हाथ रख लिया और नजरें झुका ली। अजय, उसने चीखते हुए किसी को पुकारा तो वो आदमी जिसके हाथों में नोटों का बैग था वो भागकर उसके पास आया। इन्हें लेकर जाओ और बाहर गाड़ी में बिठा दो, पर आराम से, जश्न ने आदेशात्मक लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर अति के आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए, लेकिन दर्द के साथ साथ चेहरे पर गुस्सा भी उतर आया। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ना ही यहां पर रहना है और ना ही तुम्हारे साथ जाना है। मुझे बस तुम लोगों से दूर जाना है, वो चीखते हुए बोली। बहुत गलत कर रहा है तू, जश्न सिंह शेखावत। याद रख, कालिंदी से पंगा लेकर तूने ठीक नहीं किया, माई गुस्से में गरजते हुए बोली। जब कुत्ता भौंके तो उसके साथ भौंका नहीं जाता, हड्डी उसकी तरफ फेंककर उसे चुप करवा दिया जाता है, जश्न ने कहा और आगे बढ़कर वो नोटों का बैग बंद कर उसके आगे फेंक दिया। अजय अति को अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन अति बस गुस्से में जश्न को घूरे जा रही थी। उसके कानों में कालिंदी की बातें गूंज रही थीं। इतने बड़े बिजनेसमैन होकर आप घाटे का सौदा भी नहीं करेंगे तो साफ साफ बताइए, बाहर कितने में बेचने का इरादा है उसे, और कौन से देश में बेच रहे हैं आप उसे? कहीं नंगी फिल्मों में तो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहां से बाहर जाना है, और बाहर जाते ही मैं पुलिस को तुम सब लोगों की शिकायत करूंगी, उसने मासूमियत से कहा। लेकिन उसे क्या पता था कि जहां वो फंसी है वहां पुलिस तो क्या किसी जज का भी कोई फैसला नहीं सुना जाता। जश्न उसकी बात सुनकर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गया। अति ने उसे अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। कालिंदी ने उन दोनों को जाते देखा तो गुस्से में चीखती हुई बोली, याद रख जश्न सिंह, शेखावत, ये लड़की एक दिन वापस इसी कोठे में आएगी, और जब तक मैं इसे घसीटते हुए यहां नहीं ले आती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जश्न ने उसकी बात सुन बिना पलटे ही अपना दूसरा हाथ ऊपर किया और अंगूठे से बाकी उंगलियां बार बार जोड़ और अलग कर भौंकते रहने का इशारा किया और मुस्कुराता हुआ अति के साथ बाहर आ गया। अति जश्न की गाड़ी में बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन जश्न ने खुद उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया तो ड्राइवर ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं तुम लोगों के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, तुम सब बहुत गंदे हो, मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इतना घटिया काम करते हुए? मैं तुम सब लोगों की शिकायत पुलिस में करूंगी। अति जश्न को देखते हुए गुस्से में कह रही थी और साथ ही रो भी रही थी। तभी उसका ध्यान खिड़की में से सामने खड़ी पुलिस पर गया, जो रास्ते में नाकाबंदी करके खड़ी थी, लेकिन उनकी गाड़ी बिना रुके ही आगे बढ़ गई। जश्न उसकी बात सुन रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका सारा ध्यान अपने लैपटॉप पर था। पुलिस वालों को देखते ही अति ने जल्दी से उल्टी आने जैसा मुंह बनाया और ड्राइवर को गाड़ी रुकने का इशारा किया। जश्न ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ा और उसकी पीठ सहलाने लगा, लेकिन अति ने उसे धक्का दे दिया। उस धक्के से जश्न को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अति खुद ही थोड़ा पीछे हो गई। इतने में गाड़ी भी रुकी और अति दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे वो दरवाजा नहीं खुला। तभी ड्राइवर बाहर निकला और उसने दरवाजा खोला। जैसे ही वो बाहर निकली, तुरंत पीछे की तरफ भागी, जहां पर पुलिस वाले खड़े थे। उसे भागते देख जश्न की आंखें बड़ी हो गईं। वो भी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और धीमे धीमे कदमों से उसके पीछे जाने लगा। तब तक उस सड़क पर 6-7 गाड़ियां रुक चुकी थीं और उन गाड़ियों में से ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकलकर पूरी सड़क पर फैल गए थे। अति हांफते हुए उन पुलिस वालों तक पहुंची। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पुलिस वालों में से एक उम्र दराज इंस्पेक्टर ने अति को उस हालत में देखा तो पूछा, क्या कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है? उन्होंने दोबारा पूछा तो अति ने हांफते हुए ही पीछे उंगली कर इशारा कर दिया। इंस्पेक्टर के साथ साथ बाकी सब पुलिसकर्मियों ने भी पीछे की तरफ देखा तो वहां पर खड़े शख्स को देखकर उनकी आंखें फैल गईं और हाथ पैर ढीले हो गए। वो लोग मुझे खरीद कर लेकर आए हैं और कहीं बेचने जा रहे हैं। ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए।
अति ने रोते हुए कहा। अपनी बात कहते कहते ही अति जश्न की तरफ पलटी और उसे देखते हुए बोली, आप इन्हें अभी अरेस्ट कीजिए और लॉकअप में बंद कर दीजिए। ये इंसान नहीं, हैवान है। इनके साथ एक और औरत भी है जो इनसे भी बुरी है। उन्होंने मुझे बहुत मारा, आप भी इन्हें वैसे ही मारिएगा। उसके गुस्से और रोने से हुई नाक लाल देखकर जश्न के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे देख वहां खड़े सब लोग हैरान हो गए। देखिए, अभी भी कितनी बेशर्मी से हंस रहा है ये इंसान। इसकी तो कूट कूट कर आप चटनी बना दीजिएगा, अति ने मासूमियत से कहा। उसे देखते हुए जश्न उसके करीब बढ़ा और बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया। अभी और उल्टी करनी है या सब कुछ बाहर निकल गया? जश्न ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो अति सहमते हुए पीछे हो गई। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और बोली, देखिए, आपके सामने कैसे ये इंसान। लेकिन उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब जश्न ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। अति उसे खुद को छुड़वाने की कोशिश करती रही, उसके सीने पर मुक्के मारती रही, लेकिन जश्न पर इन सब का कुछ फर्क नहीं हुआ। कितने बेशर्म और निहायती घटिया इंसान हो तुम। तुमने पुलिस वालों को भी पैसों से खरीद रखा है। तुम जैसे लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच दूंगी, अति ने उसके मुंह पर हाथ लगाते हुए कहा। लेकिन जश्न किसी तरह उसे गाड़ी तक लेकर पहुंचा तो ड्राइवर ने भी जल्दी से दरवाजा खोला और उसे गोद में लिए ही जश्न अंदर बैठ गया। इस बार जश्न में उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसके दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ लिया और पूरी तरह उस पर हावी हो गया, जिससे अति अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। थोड़ी देर में दोनों शेखावत विला पहुंचे, महल से भी सुंदर घर, जहां की हर चीज बेशकीमती और खूबसूरती की मिसाल थी। अब तक तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन अब अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ की या किसी के सामने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जश्न ने गाड़ी में से उतरने से पहले अति को धमकी दी। उसकी लाल आंखें देखकर अति बुरी तरह से सहम गई। जिस तरह से अब जश्न ने उसे गाड़ी में पकड़कर रखा था, उसे समझ आ गया था ऐसे तो वो उससे बिल्कुल नहीं छूट सकती। अब उसे अपने जोर का नहीं, दिमाग का ही इस्तेमाल करना होगा। जश्न ने जिस तरह से उसे गाड़ी में पकड़ रखा था, एक बार फिर से अति का पूरा बदन दर्द होने लगा था। गाड़ी में उतरते ही उसके मुंह से हल्की सी आह निकली तो जश्न ने एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठा लिया। नीचे उतारो मुझे, अति चीखते हुए बोली। अगर एक लफ्ज भी और अपने मुंह से निकाला तो बहुत अफसोस होगा तुम्हें, जश्न ने गुस्से से कहा तो अति चुपचाप उसकी गोद में दुबक गई। जैसे ही जश्न अति को अपनी गोद में उठाए घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर सोफे पर बैठे सभी शख्स की नजर उनकी ओर घूम गई। रोहिणी जी और हर्ष दोनों सोफे पर बैठे काम के सिलसिले में कोई बात कर रहे थे, जबकि मनीषा अभी अभी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। जश्न की गोद में किसी लड़की को देखकर उसकी भौहें तन गईं। जश्न और अति को देखकर रोहिणी जी जल्दी से उनकी तरफ आए और उन दोनों को देखते हुए बोली, कहाँ थे तुम और ये लड़की कौन है? सुंदर काका, रमा आंटी। जो शख्स नौकरों को एक नजर देखता भी नहीं था, आज खुद उनको आवाज लगा रहा था। वहां पर सब नौकर लाइन में खड़े थे, लेकिन जश्न सुंदर काका और रमा आंटी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो दोनों आए, जश्न उनकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे बगल वाला कमरा तैयार कीजिए। वो दोनों भी अति को जश्न की गोद में देखकर हैरान थे, लेकिन उनकी कुछ कहने की हैसियत नहीं थी। पर यह लड़की है कौन? रोहिणी जी ने एक बार फिर से सवाल किया, जिस पर जश्न ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, मत बताओ, लेकिन जब तक कमरा तैयार होता है तब तक इसे यहाँ सोफे पर तो बिठा दो। अरे ऐसे कैसे? आखिर पहले पता तो चले कि यह लड़की है कौन, मनीषा वहां आकर बोली। अति को जश्न की गोद में देखकर उसका तन मन जल रहा था, लेकिन सबको नजरअंदाज कर जश्न अति को यूं ही गोद में लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे अति को अपने कमरे में ले जाते देख तो सबकी आंखें बुरी तरह से फट गईं। जहां जश्न हवा को भी नहीं जाने देता था, वहां वो खुद किसी इंसान को लिए जा रहा था, और वो भी अपनी गोद में उठाकर ये उनके लिए किसी सदमे की तरह था। खुद को कमरे में जाते देख अति के आंसू बहने लगे। अब उसके साथ क्या होगा, ये सोच सोच कर ही उसकी जान निकलने लगी। कैसी किस्मत हो गई थी उसकी, एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर फंस रही थी।
इंसान ना होकर किसी चीज की तरह खरीदी और बेची जा रही थी। जश्न ने उसे अपने बेड पर बिठाया तो अति ने नजरें घुमाकर कमरे की तरफ देखा तो लगा जैसे स्वर्ग का कोई कमरा हो, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीरों को देखकर उसका सिर घूम गया। जश्न ने तब तक दरवाजा बंद किया और अति के पास आकर बोला, अपने कपड़े उतारो। अति हैरानी से उसे देखती रही। उसके आंसू तेज हो गए थे और नजरों में सिर्फ बेबसी और लाचारी थी। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा अपने कपड़े उतारो। जश्न ने एक बार फिर से रौबदार आवाज में कहा तो अति अपनी जगह पर बैठी बैठी कांप गई। अति को बेड पर बिठाने के बाद जश्न ने दरवाजा बंद किया और वापस अति की तरफ आया। उसके इस तरह दरवाजा बंद करने से अति का दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा था। उसे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। यूं अकेले कमरे में जश्न के साथ, वो भी उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद, उसके लिए बहुत मुश्किल था। और ऊपर से उसे खुद के करीब आते देख तो उसकी सांस ही हलक में अटक गई थी। लेकिन जश्न अपना एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए उसके सामने खड़ा था और एकदम रौबदार आवाज में बोला, कपड़े उतारो। उसके मुंह से यह सुनकर तो अति के आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। उसने बेचारगी और बेबसी से जश्न की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही एक बार फिर से तेज आवाज में जश्न बोला, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने कहा अपने कपड़े उतारो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं उस जगह पर जबरदस्ती लाई गई थी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे मेरे ही भाई ने उन लोगों को बेच दिया था। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं, इसीलिए आपको आपके पैसे नहीं दे सकती, लेकिन जब मैं कमाना शुरू करूंगी तो आपके सारे पैसे वापस दे दूंगी। किस चीज के पैसे? जश्न ने उसे टोकते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर अति ने अपने आंसू पूछते हुए अपना चेहरा नीचे किया और एक एक शब्द रोते रोते हुए अटक अटक कर बोला, जिन पैसों से आपने मुझे खरीदा है। वो अभी सहमी हुई नीचे मुंह के रो ही रही थी कि जश्न ने एक झटके से उसे खींचकर खड़ा कर दिया और थोड़ा उसके ऊपर झुककर एकदम सख्त आवाज में बोला, ना ही तुम कोई चीज हो जिसे खरीदा या बेचा जाए, और ना ही तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत। मैं तुमसे जितना कह रहा हूं तुम बस उतना करो, अपने कपड़े उतारो। उसकी बात सुनकर अति ने रोते हुए अपनी आंखें बंद की और अपने कपड़े उतारने लगी, लेकिन तभी गुस्से से उसने अपनी आंखें खोली और जश्न को एक धक्का देकर दूसरी तरफ भागते हुए बोली, आप चाहे जितनी मर्जी बातें बना ले, लेकिन मैं जानती हूं आपके इरादे क्या हैं। आप ज्यादा पैसों के लिए मुझे दूसरे देश में बेचना चाहते हो और मुझसे गलत काम करवाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। भले ही यहाँ की पुलिस आपकी जेब में हो, लेकिन आप मुझे नहीं खरीद सकते। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। उसकी इस हरकत पर जश्न को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और सबसे ज्यादा गुस्सा उसकी बातें सुनकर आया। वो गुस्से में ही उसकी तरफ बढ़ा। कमरा बेशक से बहुत बड़ा था, लेकिन भागने के लिए तो हर जगह छोटी रह जाती है, और अति ज्यादा देर भाग भी नहीं पाई। उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था, इसीलिए थक हार कर एक जगह पर बैठकर रोने लगी। अचानक से उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैरों पर कुछ डाला है, तो उसने देखा जश्न ने उसके पैरों पर रस्सी डालकर उन्हें बांध दिया था, और अब उसके हाथ भी उसने अपने हाथों में पकड़ लिए थे। अति ने बहुत कोशिश की अपने हाथ छुड़वाने की, लेकिन कहाँ वो 16-17 साल की और कहाँ जश्न 27-28 साल का। ऊपर से इतना हट्टा कट्टा जिस पर पत्थर भी मारे तो पत्थर टूट जाए, लेकिन उसका कुछ भी ना बिगड़ पाए। जिम और कसरत से बनी हुई बॉडी जिस पर उसके मुलायम से हाथ मलाई की तरह फिसल जाए। उसे हाथ पैर रस्सी से बांधने के बाद जश्न ने उसे उठाया और वापस बेड पर ले आया। अब उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, बस गुस्से से अति को घूरता रहा। वहीं दूसरी तरफ कालिंदी और उसके आदमी हाल में बैठे थे। कालिंदी का चेहरा इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। उसने शेखर की तरफ देखा और बोली, मुझे किसी भी हालत में वो लड़की इस कोठे पर चाहिए, और अब उस लड़की का ऐसा हाल करूंगी कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। वो शेखावत मेरा रेगुलर कस्टमर था, लेकिन उस लड़की ने एक ही रात में ऐसा जादू किया कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। एक बार वो लड़की मेरे हाथ लग जाए, उसे वो सबक सिखाऊंगी कि यहाँ पर रहने वाली हर लड़की मुझसे बगावत करने से पहले मरना मंजूर करेगी। शेखर, मनोज और सुरेश तीनों ही इसके खास आदमी थे और कालिंदी के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। आप फिक्र मत कीजिए माई,
बहुत जल्दी वो लड़की आपके कदमों में होगी, शेखर ने कहा, जिस पर उन दोनों ने भी हामी भरी। वहीं दूसरी तरफ मनीषा जश्न के कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी। आज तक उसने हर एक कोशिश कर ली थी इस कमरे के अंदर जाने की, लेकिन कभी भी दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर झांक तक नहीं पाई। लेकिन आज जश्न उसकी आंखों के सामने ही अपनी गोद में किसी लड़की को उठाकर इस कमरे के अंदर ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भले ही वो हर्ष की बीवी थी और जश्न उसका जेठ था, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। और अति का इस तरह जश्न की गोद में होना और इस कमरे में आना उसके इरादों पर पानी फेर रहा था। जश्न ने अति को बिस्तर पर लिटा दिया था और उसके हाथ पैर बांध रखे थे। अति गुस्से और नफरत से उसे घूर रही थी और साथ ही साथ उसके आंसू भी बह रहे थे। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश इस पल से पहले वो मर जाती। जैसे ही जश्न उसके करीब होकर उसके कपड़े हटाने लगा, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जश्न ने धीरे धीरे उसके सारे कपड़े हटाए और कपड़े हटते ही अति को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडा ठंडा उस पर कुछ लगा रहा है। उसने हैरानी से अपनी आंखें खोलीं तो जश्न को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने खुद की आंखों पर एक काली पट्टी बांध रखी थी और उसके हाथों में एक दवाई की ट्यूब थी, जिसमें से दवाई निकाल निकाल कर वो अति के जिस्म पर लगा रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी अति को इस चीज की हो रही थी कि वो दवाई उस जगह पर ही लगा रहा था जहां पर अति को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था और जहां उन दरिंदों ने उसे सबसे ज्यादा मारा था। पलट कर लेट जाओ, कमर पर दवाई लगानी है, जश्न ने कहा तो अति एकदम से कांप गई। वो बिना एक पल घंवाए पेट के बल लेट गई। जश्न ने उसके कपड़े निकाले जरूर थे, लेकिन उतने ही जितने दवाई लगाने के लिए जरूरी थे। दवाई लगाने के बाद बिना आंखों से पट्टी हटाए ही उसने अति पर कंबल ओढ़ा दिया। अति ने भी जल्दी से कंबल अपने मुंह तक लपेट लिया तो जश्न ने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। उसी वक्त किसी ने दरवाजा नॉक किया। जश्न ने जाकर दरवाजा खोला तो रमा आंटी थी, जिनके हाथ में नाश्ते की एक ट्रे थी। जश्न ने दरवाजे पर ही वो ट्रे ली और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। उसने वो नाश्ते से भरी ट्रे बेड के पास टेबल पर ही रखी और अति को खाने का बोलकर कमरे से बाहर आ गया। उसके कमरे पर लॉक सिस्टम ऐसा था कि बाहर से वो कमरा सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से खुलता था, और या फिर अंदर से उसे कोई खोल सकता था, लेकिन बाहर से कोई भी और आदमी उस दरवाजे को नहीं खोल सकता था। उसके जाने के बाद अति ने जल्दी से नाश्ता किया, क्योंकि कल रात से ही उसने कुछ नहीं खाया था और चूहे उसके पेट में भाग दौड़ मचा रहे थे। सब कुछ एक तरफ, लेकिन भूख एक तरफ। उसे जश्न समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। एक तरफ वो उसे सही लग रहा था तो दूसरी तरफ उसकी हरकतें और उसकी बातें उसे असमंजस में डाल रही थीं। जैसे वो उसे यहां लेकर आया और उसकी केयर कर रहा है, वैसे तो वो उसे सही लग रहा था, लेकिन कालिंदी ने उसके बारे में जो बातें कही थीं वो भी बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने सोच लिया था, जो भी हो, वो जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाएगी, बाहर जाकर अकेली रह लेगी और छोटी मोटी जॉब कर लेगी, लेकिन अब ना ही अपने भाई के पास वापस जाएगी और ना ही किसी और को अपना फायदा उठाने देगी। उसे सबसे ज्यादा नफरत तो अपने भाई से हो रही थी, जिसने पैसों के लालच में उसे शेखर को बेच दिया और शेखर उसे कालिंदी के पास ले आया। तभी उसका ध्यान खुद पर गया। खुद पर आधे अधूरे कपड़े देख उसने जल्दी से अपने कपड़े ढूंढे, लेकिन उसके सारे कपड़े खराब हो चुके थे। उसकी नजर जश्न के कमरे में बनी अलमारी की तरफ गई। लोगों के कमरों से बड़ी तो उसकी अलमारी ही थी। उसने अलमारी खोलकर देखी तो हैरान रह गई। उसमें लड़कियों के कपड़े भी थे। उसने एक फ्रैक सूट निकाला। वो सूट उसके हिसाब से बड़ा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से वो फ्रैक सूट पहन लिया। यही सही मौका है, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, उसने मन ही मन कहा और दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था, और फिर खिड़कियों की तरफ भागी। बहुत कोशिश की उसने खिड़कियां खोलने की, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि ये खिड़कियां कैसी हैं और किस तरह खुलेंगी। आखिर में वो दरवाजे तक आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर एक शख्स खड़ा था। अति ने बेचारगी से उस शख्स की तरफ देखा, लेकिन उसके कुछ कहने या समझने से पहले ही उस शख्स ने अति पर अपना हाथ उठा दिया तो उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। आगे जारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें।
वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।